chemical properties of alkaline earth metals. ठीक है, जो alkaline earth metals होते हैं they have low ionization energies, right? अगर हम periodic table में करें, although they have higher ionization energies than alkali metals, but बाकी जितने भी groups हैं उन सबसे उनकी जो ionization energies होती है that is going to be less. Because of that जो reactivity है उनकी वो ज़्यादा है और reactivity down the group increase करती रहती है. क्यों increase करेगी down the group? Due to decrease in ionization energies. Okay, so let's see कौन-कौन से compounds ये बनाता है. First, reaction with oxygen. Reaction with oxygen, formation of oxides. Right? Reaction with oxygen, formation of oxides. अब oxides जब ये बनाएगा तो it forms oxides of the type MO. It forms oxides of the type MO. क्यों MO? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव है, इसलिए ये MO बनाता है. तो हमारे पास कौन कौन से आने चाहिए? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड. These are the oxide it forms. बट जो बेरिलियम और बाकी है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है और बेरियम ऑक्साइड है, ये तीनों ऑक्साइड रिएक्टिव है. बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोथ दीज ऑक्साइड्स आर इनर्ट इन नेचर. इनर्ट का मतलब वो क्या होता है कि दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट. व्हाई आर दे इनर्ट? बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म फिल्म. एक लेयर जैसी ये बना देता है टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस. On the surface. Due to the formation of this film, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर आप बोल सकते हो कि एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना देता है. तो इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जब कोई भी और कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, क्लियर हो गया? ये ऑक्साइड इस तरह से बनाता है. उसी तरह से ये नाइट्राइड्स भी बनाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो इट इज गोइंग टू गिव अस नाइट्राइड ऑफ द टाइप Be3N2. राइट, दिस इज नोन एज बेरिलियम नाइट्राइड. उसी तरह से ये मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनाएगा. तो मैग्नीशियम नाइट्राइड किस तरह का बनेगा? Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड. ठीक है, सो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं हम. देखो, द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन increases as we go down the group due to increase in electropositive character. Due to increase in electropositive character as a result of decrease in ionization energies. Now जब हम लोग इसका बेसिक कैरेक्टर करते हैं, हमें ये पता है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज कर रही हैं.
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट है टू metallic character. As the metallic character increases, the basic character is also going to increase. So we say that beryllium oxide is amphoteric in nature. Amphoteric का मतलब क्या होता है? It behaves both as acid as well as a base, right? फिर उसके बाद magnesium oxide is weakly basic और उससे नीचे जितने भी हैं that is calcium oxide, strontium oxide and barium oxide, they all are basic. They all are basic. Basic character कैसे पता चलता है कि जो हम definition देते हैं कि anything which dissolves in water to give a base that has basic character. So calcium आप यहाँ पे देख सकते हो water के साथ dissolve हो रहा है to give us calcium hydroxide. So therefore this is going to be a base. ठीक है, clear हो गया? So ये basic character first property आ गई इसकी. Second property जो आती है that is solubility. सॉल्युबिलिटी जो इन कंपाउंड्स की हम करते हैं जैसे कि हमने एल्कली मेटल्स में भी करा, सॉल्युबिलिटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. वन व्हिच इज लैटिस एनर्जी, ठीक है, एंड सेकेंड व्हिच इज हाइड्रेशन एनर्जी. We know that lattice energy क्या है? It is the energy which is required to break 1 mole of crystal lattice. उसे हम lattice energy बोलते हैं, ठीक है? Lattice energy जो है that may be negative, that may also be positive, ठीक है? और hydration energy क्या होती है? The amount of energy released when 1 mole of a solute dissolves in the solvent. So hydration energy is always negative. अब solubility जो है मतलब आप कह सकते हो net enthalpy क्या हुई? Net enthalpy that is equal to lattice energy plus hydration energy. क्योंकि अगर हम किसी भी एक सॉल्यूट को वाटर के अंदर डालेंगे तो पहले उसका क्रिस्टल लैटिस टूटेगा, उसके लिए लैटिस एनर्जी चाहिए और जब वो टूटता है तब वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है टू रिलीज एनर्जी जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बुलाते हैं. अब नेट एंथैल्पी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है एक सिस्टम की नेगेटिव होनी चाहिए. ओके, सॉल्युबिलिटी तभी पॉसिबल है अगर नेट एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव में आए और नेट एंथैल्पी नेगेटिव में कब आएगी? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस होगी, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी. सो वी से दैट एनी सॉल्ट इज सॉल्युबल ओनली इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी. समझ में आ गया? अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्योंकि नेगेटिव में होती है यहाँ पे माइनस आ जाएगा. अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेट एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा नेगेटिव होगी और जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है मतलब जितनी एनर्जी एक सिस्टम रिलीज करता है उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो जाता है. सो देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मोर. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की जब हम सॉल्युबिलिटी करते हैं तो वी से दैट बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड they are insoluble in water due to large values of lattice enthalpy. और जब हमने alkali metals करे थे तो हमने हाइड्रेशन एनर्जी को डिटेल में पढ़ा था. जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्या होता है? देखो, as we go down the group, as we go down the group
the lattice enthalpies keep on decreasing, whereas the hydration enthalpy keeps on increasing. Now if we are comparing two salts, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं सोडियम सल्फेट और हम कंपेयर कर रहे हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है। जब हम इनकी सॉल्युबिलिटीज देखते हैं तो Na2SO4 जो है दैट इज सॉल्युबल, Na2SO4 is soluble, whereas barium sulfate is insoluble. क्यों ऐसा है लिखो, this is because lattice enthalpy of sodium sulfate is less than hydration enthalpy, whereas in barium sulfate the lattice enthalpy is very high due to divalent Ba2 positive ion, ठीक है। सो यहां पे Na2SO4 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है, इसलिए वो सॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए वो इनसॉल्युबल है। तो ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस हमको इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब जब हम लोग इसके हाइड्रोक्साइड्स करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स एज आई जस्ट टोल्ड यू कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ डिसॉल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो वैसे हाइड्रोक्साइड सबको बनाने चाहिए। ओके, सो वी हैव व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा ऑफ द टाइप BeOH2, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम बनाएगा ऑफ द टाइप एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं। नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स, तो ये सारे दे आर गोइंग टू बी लेस बेसिक देन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। क्यों ऐसा होगा? हमने पढ़ा था, जब हमने हाइड्रोक्साइड्स एल्कली मेटल्स के पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कितनी इजीली वो OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। ओके, नाउ इन केस ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स में नंबर 1 आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, ठीक है। नंबर 2 साइज इज लार्जर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो गई, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी और OH नेगेटिव इजीली रिलीज हो जाएगा। जबकि हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जब जाते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होगा? साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड तोड़ नहीं सकेंगे तो OH नेगेटिव रिलीज नहीं होगा। However, when we are talking of basic character of hydroxide, the basic character increases down the group. मतलब कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेस, क्यों? सेम रीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी और हाइड्रोक्सिल को रिलीज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। Then we go on to the second compounds. The second type of compounds which we have, that is reactivity towards hydrogen, formation of hydrides. Reactivity towards hydrogen, formation of hydrides. जब ये रिएक्ट करता है किसी भी, जैसे कैल्शियम को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है CaH2. ओके, दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्राइड। एंड उसी तरह से जितने भी हैं, जैसे बेरिलियम होगा तो बेरिलियम कौन सा बनाएगा? BeH2, ठीक है। बट
Beryllium is inert towards hydrogen. Beryllium is the only alkaline metal जो कि हाइड्राइड्स नहीं बनाता है, बाकी सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं. ओके, सिर्फ बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाएगा. जो कैल्शियम का हाइड्राइड बनता है इसे हम हाइड्रोलिथ भी बुलाते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ. ठीक. Then next is reactivity towards acids. ये वाली जो रिएक्शन है, reactivity towards acid, ये इनका बेसिक कैरेक्टर प्रूव करती है. क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन होगी विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो वो क्या होगा? दैट शुड बी अ बेस, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड जब हम करते हैं, तो लेट्स सी हाउ ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू रिएक्ट. जनरल जो रिएक्शन है M plus 2HCl to give us MCl plus हाइड्रोजन. और हमें पता है कि हाइड्रोजन सिर्फ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने रिडॉक्स रिएक्शन में करा था कि हाइड्रोजन सिर्फ वही लिबरेट करेगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है. अब जो एल्कली मेटल्स हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं. सो दे इजीली गोइंग टू रिएक्ट विद एन एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन. तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर प्रूव करता है. क्योंकि अगर ये एसिड होता तो एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती. ठीक है. और अगर ये बेस होता तो बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता. एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट कर सकती है. इज इट क्लियर? सो ये इसका बेसिक कैरेक्टर भी प्रूव करता है. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीशियम. बेरिलियम इज द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हिच इज एम्फोटेरिक. वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगी, NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है और बेरिलियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है. So beryllium is the only alkaline earth metal which is going to be basic. ठीक है. Then next we go on to reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. Halogens के साथ ये halides बनाता है. जैसे for example, it will make halide of the type BeCl2, MgCl2, CaCl2. ठीक है. Then strontium chloride and last is barium chloride. So these are the type of halides it is going to form. Halides में chlorine, bromine, fluorine कोई भी हो सकता है या आयोडीन, पर halides जो ये बनाएगा वो इसी तरह की बनाता है. ठीक है. अब जब हम लोग halides करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं कि लेट्स टेक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, जो कि आपको बहुत बारी एग्जामिनेशन में आता है. तो बेरिलियम क्लोराइड जो है इट हैज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. वन इज इन द सॉलिड फेज. सॉलिड फेज में बेरिलियम क्लोराइड का पॉलीमेरिक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है. पॉलीमेरिक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जिसमें बेरिलियम इज बॉन्डेड टू 4 क्लोरीन्स. bonded to 4 chlorines, 2 by covalent bond and 2 by कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर आप बेरिलियम क्लोराइड देखो तो बेरिलियम के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए. ठीक है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन इसको सप्लाई करती है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो जब हम सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेरिलियम का स्ट्रक्चर ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ हो गया.
ठीक है, और दो नेक्स्ट बेरिलियम क्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब एक और बेरिलियम है, बेरिलियम क्लोराइड, ओके, इसने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है, तो ये नेक्स्ट वाले के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इस तरह से इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे बेरिलियम दो क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। चलो सेंटर वाले को देख लो, दो क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और दो क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह से ये वाला बेरिलियम दो के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और दो के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ सॉलिड फेज में इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। पर जब गैसियस फेज में हम लोग बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो गैसियस फेज में इट ओनली एग्जिस्ट एज अ डाइमर, ये कंटिन्यू करती रहती है चेन, फिर ये क्लोरीन नेक्स्ट बेरिलियम के साथ बॉन्डिंग करेगा, राइट। सो इट्स अ स्ट्रेट चेन। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब मेनी स्मॉल यूनिट्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर चेन, तो ये एक बड़ी चेन बना देता है। ठीक है, पर जब गैसियस फेज में हम देखते हैं तो गैसियस फेज में ये सिर्फ डाइमर्स बनाता है। गैसियस फेज it will only form dimer. अब यहां पे एक बेरिलियम कितने क्लोराइड्स के साथ अटैच्ड है, 3, 1 2 3। सिमिलरली, राइट, जब हम इसको हीट करते हैं डाइमर को तो ये मोनोमर बना देगा। एक बेरिलियम के साथ दो ही क्लोराइड्स होते हैं ना, तो टोटल हमारे पास अगर डाइमर बना रहा है तो मतलब दो मोनोमर्स, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड जो है वो अटैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ बेरिलियम्स डाइमर में कितने होंगे, 2, एंड टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन्स कितने होने चाहिए, 4, है ना। तो जब आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे डाइमर बना रहा है एक बेरिलियम, दूसरा बेरिलियम, और क्लोरीन कितने, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 क्लोरीन्स। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? ओके, फिर उसके बाद हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ we go on to salts of oxo acids. ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कोई एक एलिमेंट एसिड से भी प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, या हम उसे बुलाते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जो है वो कार्बोनिक एसिड से बनते हैं, इसलिए हम उसको कार्बोनेट्स बुलाते हैं। ठीक है, या हम बोलते हैं कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करें विद कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लाइमस्टोन दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, राइट। इसी तरह से बाकी के भी सारे रिएक्ट करके कौन कौन से बनाएंगे, वी हैव बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वाले कार्बोनेट्स बनते हैं। अब इसमें एक चीज जो आपने याद रखनी है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है एज वी गो फ्रॉम बेरिलियम कार्बोनेट टू बेरियम कार्बोनेट। क्यों होगा ऐसे, थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है।
CO3 जो है वो 2 नेगेटिव आयन हो गया, बेरियम 2 पॉजिटिव आयन हो गया। इलेक्ट्रोमेटालिक कैरेक्टर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये दोनों बॉन्डिंग ज्यादा करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग करेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। सो थर्मल स्टेबिलिटी दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी जब हम करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप। Solubility decreases due to decrease in hydration enthalpy. Due to decrease in hydration enthalpy. Second जो salts होते हैं they are known as sulfates. किस तरह के sulfates ये बनाएगा? Beryllium sulfate, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, राइट। अब इसमें जो बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, इवन टू सम एक्सटेंट कैल्शियम सल्फेट, ये तीनों के तीनों एग्जिस्ट एज hydrated salts. Hydrated salts का मतलब they will have water of crystallization. जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम exists as 4 molecules of water of crystallization. ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम 0.7H2O, क्या बुलाते हैं हम इसको? This is known as epsomite या एप्सम सॉल्ट, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम सल्फेट .2H2O, this exists as, this is known as gypsum, this is the common name, right। रेस्ट जो स्ट्रोंशियम और बेरियम है उसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। Solubility in this case also decreases as we keep going down the group due to decrease in hydration enthalpy, same reason जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। So solubility जो है वो decrease होती रहती है due to decrease in hydration enthalpy. So ये दो चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब differences between the first member beryllium and magnesium क्यों होंगे? बेरिलियम जो है anomalous behavior show करता है than rest of the members, same जैसे लिथियम करता था, तो उसके लिए हमने reasons दिए थे, small size, high ionization energies, low hydration, low electropositive character and absence of Becker d orbitals, ठीक है। So the first member it is going to show anomalous behavior. फिर डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम की किसके साथ होगी? ग्रुप 13 के नेक्स्ट मेंबर के साथ। ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर है बोरोन, सेकंड मेंबर है एल्यूमिनियम। सो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैज सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे BeCl2 जो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, नॉट मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड मेंबर ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। सो बेरिलियम फर्स्ट मेंबर हुआ और एल्यूमिनियम नेक्स्ट मेंबर हुआ। जिस तरह से बेरिलियम जो है BeCl2 का डाइमर बनता है, जो कि हमने अभी किया था गैसियस फेज में, उसी तरह से AlCl3 का भी डाइमर बनता है। AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर। तो इस डाइमर इस तरह से इसमें सिमिलैरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यूजेस मैंने सिर्फ डिक्टेट करानी है।
So इसमें भी हमने क्या करना है, preparation, few properties and uses. Okay, so important compounds of calcium. The first compound which we are going to do is calcium oxide. This is also known as quicklime. ठीक है, और सिंबल इसका फॉर्मूला क्या है, CaO. किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट to give calcium oxide plus carbon dioxide. Now here we can see that reaction reversible है, इसलिए जैसे ही रिएक्शन होता है इट इज वेरी एसेंशियल कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते चले जाएं ताकि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए. ठीक है, क्लियर हो गया. प्रॉपर्टीज लिखते हैं. नंबर 1, इट इज अ क्रिस्टलाइन. क्या बुलाते हैं इसको हिंदी में, कैल्शियम क्विकलाइन को चूना, चूना ही बुलाते हैं. जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये स्लेट लाइन बन जाता है ना, सो चूना ही बुलाते हैं. जो वाइट वाइट सड़कों में नहीं करा होता जब गवर्नर आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो इसी से बनाते हैं उसको. ओके, प्रॉपर्टीज लिखो. नंबर 1, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड. एमोर्फस का मतलब क्या होता है, इसका जो अरेंजमेंट है वो हैप्पैज़र्ड है, क्रिस्टल नहीं है. ये क्रिस्टल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे चारकोल पता है ना आपको, चारकोल का भी जो वो होता है शेप होती है या उसका स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा हैप्पैज़र्ड से होता है. कोई ऐसे नहीं बैठे होते जैसे आप असेंबली में एक लाइन में खड़े रहते हैं सारे के सारे. ठीक है, किस तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो कि आपको नेक्स्ट वाले का हेड नहीं दिखना चाहिए, यही बोलते हैं ना आपके पीटीआई. उसको हम लोग एक डिसिप्लिन्ड मैनर ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं. वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है. एमोर्फस में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, जैसे मर्जी जहां मर्जी लोग खड़े हैं क्राउड की तरह. तो ये एमोर्फस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिसिप्लिन्ड नहीं है. ठीक है, जब इसको एक्सपोज करते हैं टू एटमॉस्फेयर, इट हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है, वाटर भी कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एब्जॉर्ब कर लेता है. और जब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये स्लेट लाइन बना देता है. जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो तब ये वो वाइट सा मिक्सचर बनेगा जिससे चूना करते हैं. वो ऐड भी आती है ना, चूना चूना वो जो लग जाता है कपड़ों में, नहीं देखी हुई, हमारे टाइम में तो आती थी. ठीक है, so that is what चूना is. This is calcium hydroxide. इसे हम slate line बुलाते हैं. ठीक है, so you can write down the uses. Number 1, it is the cheapest form of alkali. Cheapest form of alkali. Number 2, it is used in the manufacture of washing soda and caustic soda. Washing soda is Na2CO3.NH2O and caustic soda is NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर. दिस इज कॉस्टिक सोडा. ठीक है. नंबर 3, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर. इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर. नंबर 4, इट इज यूज्ड इन drying gases and alcohol. डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें टेंडेंसी है ना टू एब्जॉर्ब वाटर, तो ये डिहाइड्रेट कर देगा. तो
तो जो गैसेस हैं अगर उसमें से हमको वाटर रिमूव करना है तो हम क्विक लाइम यूज कर सकते हैं, या अगर अल्कोहल प्रिपेयर किया गया है इंडस्ट्री में उसमें अगर वाटर रह जाता है तो उसको भी हम कैल्शियम ऑक्साइड से रिमूव करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। Building material. Second compound is slaked lime or calcium hydroxide. Slaked lime or calcium hydroxide. It is prepared by reacting calcium oxide with water. Reacting calcium oxide with water. Properties लिखो इसकी। इसको जो ये हम रिएक्शन कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसे हम एक और नाम भी देते हैं। This is also known as slaking of lime, क्योंकि हम क्विक लाइम को स्लेक कर रहे हैं, स्लेक्ड लाइम बुला रहे हैं, तो इसलिए स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बुलाते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ये भी है कि एमोर्फस पाउडर है, इट इज एन एमोर्फस पाउडर। aqueous solution of calcium hydroxide is called lime water. Its suspension in water is called, अगर ज्यादा हम उसमें स्लेक्ट लाइम डाल देते हैं पानी के अंदर तो उसे सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन ऑफ इट इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। यूजेस लिखो इसकी। It is used as a building material. Uses इसकी लिखी थी बच्चे, slaked lime uses लिखी है। It is used as a building material. Number 2, in whitewash. Whitewash, due to its disinfectant nature. Whitewash, due to its disinfectant nature. Number 3, it is used for softening. It is used for softening hard water. Softening hard water. Number 4, it is used to dry gases by absorbing water. Dry gases by absorbing water. Next, it is used for preparing ammonia. ठीक है। थर्ड जो हम करेंगे that is limestone और कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको एक और नाम भी देते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्बल। ये जो ये लगा हुआ है दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो नीचे फ्लोर पे लगा। सो मार्बल, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय reacting slaked lime with carbon dioxide to give calcium carbonate plus water. Calcium carbonate plus water. लिखो properties. It's a white fluffy solid.
white fluffy solid insoluble in water. Fluffy, white fluffy solid insoluble in water. Number 2, when heated to 1200 Kelvin, it gives calcium oxide and water. Carbon dioxide. ठीक है? So 1200 Kelvin पे इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. Number 3, it reacts with acids to give carbon dioxide. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दे देगा CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है? क्लियर हो गया? यूजेस लिखो. Number 1, it is used as a building material. Number 2, in the manufacture of quicklime. Number 3, raw material for washing soda. Raw material for washing soda in Solvay's process. किया था ना हमने, इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी तो उसके लिए हमने यहीं से ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाली थी हीट करके उसको in the Solvay's process. Then number 4, it is used in metallurgy. Number 5, specially precipitated calcium carbonate. Specially precipitated calcium carbonate is used to make paper. बहुत हाई क्वालिटी का पेपर इससे बनता है. ठीक है? Then number 6, it is used as an antacid. It is used as an antacid. Antacid क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो this behaves as a base. Okay? And also as an abrasive in toothpaste. ABRASIVE. Abrasive in toothpaste. और जो च्युइंग गम तुम खाते हो उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट है. उसमें जो पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स, उसमें देखना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा होता है. बेसिकली ये टीथ क्लीन करने के लिए अब्रेसिव यूज कर रहे हैं हम टूथपेस्ट में भी. तो च्युइंग गम का भी वही है, इट्स यूज्ड एज अ माउथ फ्रेशनर. ओके, सो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यूज होता है. देन द लास्ट कंपाउंड व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज POP. Last compound is plaster of Paris. POP क्या होता है? POP Plaster of Paris. वो तो मुझे पता है. Okay. कहाँ यूज होता है? फ्रैक्चर्स में भी, दीवारों में भी, स्टैचूज में भी, क्योंकि डेकोरेशंस में भी, क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है कि ये बहुत इजीली मोल्ड हो जाता है जब तक गीला होता है, और जब ये सूख जाता है तो ये इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है. आपने देखा ना प्लास्टर्स वगैरह कितने हार्ड हो जाते हैं.
सो दैट इज इट्स प्रॉपर्टी, जिससे ये बिल्कुल स्टिफ रखता है बोन्स को, इसलिए इसको यूज करते हैं एज व्हाट, हीलिंग ऑफ बोन्स ड्यूरिंग फ्रैक्चर्स। मूवमेंट जो है वो उस पार्ट की रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये MCQs में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। प्रिपेयर हम इसे कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग gypsum. Gypsum is 2H2O, इसको जब हम हीट करते हैं हाफ H2O इसके पास रह जाता है और 1.5 H2O इसमें से निकल जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ जिप्सम से हम POP बनाते हैं, ओके। अब जब सेटिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो सेटिंग में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। जिप्सम इज वेरी वेरी हार्ड, ओके। सो जब सेटिंग होगी तो रिवर्स रिएक्शन विल टेक प्लेस। आपने देखा है प्लास्टर को कैसे चढ़ाते हो, गर्म पानी के अंदर मट्टियां डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर मोल्ड करते हैं। तो सेटिंग में वो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर एब्जॉर्ब करके ये वापस जिप्सम बना देता है। जिप्सम इज वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसके रिवर्स रिएक्शन को हम क्या बुलाएंगे, दैट इज नोन एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिवर्स रिएक्शन ऑफ दिस दैट इज नोन एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यूजेस लिखो इसके, यूजेस, it is used for producing pottery, घड़े, स्टैचू, मग्स, POTTERY, pottery, मग्स, ठीक है, इसके लिए ये यूज होता है। एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग डेकोरेशन पीसेस, making decoration pieces. Number 2, it is used in building industries as well as plasters. Number 3, it is used in dentistry. जब दांत में फिलिंग नहीं करते, जिसके सड़ जाते हैं दांत, तो वो फिलिंग भी इसी की होती है, POP की, वाइट सी होती है, कई बार उखड़ जाती है, तो देखिए तुमने, इट्स वाइट इन कलर। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर।